हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर फॉर द सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी फर्स्ट कोर्स कोड BP404T जो कि हमारे बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न मैं आपने सामने रख रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर्स में सभी पूछे गए प्रश्न हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के द्वारा, यानी कि ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और एग्जाम में आने की संभावना इनकी बढ़ जाती है या इनसे रिलेटेड प्रश्न जो है एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रश्न यहाँ पर जिस भी सेक्शंस में है वो सेक्शंस बदल सकते हैं एग्जाम में, और उनके जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी के हिसाब से आपको आंसर करना चाहिए। एग्जाम में जाने से पहले आप इन सभी प्रश्नों को जरूर एक बार अच्छे से जरूर हल करके देख लें। मैं हूं डॉक्टर बजनी शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारा एग्जाम में पेपर आता है वो 3 घंटे का होता है, टोटल 75 मार्क्स का होता है। 3 सेक्शंस होते हैं, आपको सभी सेक्शंस हल करने होते हैं। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कुछ होते हैं और इन सभी प्रश्नों को हमको सॉल्व करना होता है। हम कोई भी प्रश्न यहाँ पर छोड़ नहीं सकते। हर सही आंसर के लिए हमको 2 मार्क्स यानी टोटल 20 मार्क्स का ही हमारा सेक्शन होता है। इसमें पहला प्रश्न है हमारा डिफाइन ट्रैकीफाइलेक्सिस, एगोनिस्ट एंड टॉलरेंस। तो ट्रैकीफाइलेक्सिस का मतलब होता है कि आप जब किसी एक ड्रग को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि एक छोटे समय या एक छोटे पीरियड और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो रैपिडली डिक्रीज करता है एंड दैट इज नोन एज ट्रैकीफाइलेक्सिस। एगोनिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिसेप्टर पे हमारे बाइंड करता है और बिल्कुल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बिल्कुल वैसा ही शो करता है जैसा कि कोई उसको एक्टिवेट करके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को वो बिल्कुल सेम टू सेम शो करता है जैसा कि रिसेप्टर को करना चाहिए। नेक्स्ट इज टॉलरेंस। टॉलरेंस होती है जब एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आप किसी एक ड्रग को अगर रिपीटली यूज करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से आपको हायर डोसेज चाहिए सेम रिस्पॉन्स को लाने के लिए। इसका मतलब कि आपकी बॉडी जो है उसके प्रति टॉलरेट हो रही है, इसको टॉलरेंस करना सीख चुकी है, इसी को बोलते हैं टॉलरेंस। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफ्यूजन हाइपोक्सिया, पार्शियल एगोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट। तो जो हमारा डिफ्यूजन हाइपोक्सिया है वो कंडीशन आती है जब हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड एनेस्थीसिया देते हैं और जब नाइट्रस ऑक्साइड एनेस्थीसिया बंद किया जाता है तो रैपिड डिफ्यूजन जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड का होता है एल्वोलाइज के अंदर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो डायल्यूट हो जाती है और थोड़े समय के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जिसको हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं एंड दैट इज नोन एज डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। नेक्स्ट इज पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट वो होते हैं जो कि रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं और वीकर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि फुल एगोनिस्ट को करना चाहिए, उससे वीकर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, जिसकी वजह से जबकि वो सारे जो रिसेप्टर्स हैं उसको ऑक्यूपाई करने के बाद भी कम रिस्पॉन्स देता है, इसीलिए उसे पार्शियल एगोनिस्ट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट इज इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स का जैसे नाम से पता चल रहा है कि वो सेम रिसेप्टर्स पर बाइंड तो करेगा लेकिन जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो एगोनिस्ट से अपोजिट करेगा, इसीलिए उसको इनवर्स एगोनिस्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग डिपेंडेंस एंड ग्लूकोमा? ड्रग डिपेंडेंस का मतलब होता है ये एक स्टेट है जहां पर एक पर्सन जो है वो फिजिकल या फिजिकोलॉजिकल नीड जो है ड्रग की प्रोड्यूस कर लेता है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि जब वो ये दवाई छोड़ देगा तो उसको जो है दिक्कत आने लगेगी, यानी विड्रॉल सिम्टम्स हमको उसको स्टॉपिंग में दिखने लगते हैं, दैट इज नोन एज ड्रग डिपेंडेंस। ग्लूकोमा जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जो कि आई से रिलेटेड डिसऑर्डर है और ये यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है इंट्राऑक्यूलर जो प्रेशर है, खास करके ग्लाइकोजन वगैरह के डिपॉजिट होने की वजह से, और जो ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती है और जो ब्लाइंडनेस है वो प्रोड्यूस होने लगती है, आपकी आंखें जो है ब्लंचिंग होने लगती हैं, बाहर की तरफ निकलने लगती है, दैट इज नोन एज ग्लूकोमा। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट एडवर्स इवेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जो एडवर्स इवेंट होते हैं वो एक अनडिजायरेबल इवेंट होते हैं जो कि किसी भी एक ट्रीटमेंट के दौरान हो सकते हैं और ये जरूरी नहीं है कि दवाओं से जुड़े हों, ट्रीटमेंट के किसी भी एस्पेक्ट से वो जुड़े हो सकते हैं और इसमें एक्सीडेंटल इवेंट्स भी जो है वो जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे किसी थेरेपी को हम दे रहे हैं और किसी दूसरे कारणवश उसको फीवर आ रहा है तो उसे हम एडवर्स इवेंट बोल सकते हैं, जबकि फीवर आना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होती है वो हार्मफुल इफेक्ट हैं जो कि किसी ड्रग के द्वारा डायरेक्टली कॉज किए जाते हैं, जो कि नॉर्मल डोज में ड्रग को देने के बाद होते हैं और उन सभी साइड इफेक्ट्स अलग होते हैं जो कि हम पहले से नोन होते हैं, यानी ये ड्रग से रिलेटेड तो है लेकिन हमें नोन नहीं है, यानी कि अननोन रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और ये ड्रग रिलेटेड रिएक्शंस ही होती हैं। यहाँ पर जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कोई भी हमने ड्रग ली जिसके साइड इफेक्ट्स हमको पता थे लेकिन उसके बावजूद भी उसके साइड इफेक्ट में रैशेस नहीं लिखा हुआ था, बट हमने जब वो ड्रग ली तो हमको रैशेस बॉडी में आने लगे, दैट इज नोन एज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट MOA एंड MOB इनहिबिटर्स विथ एग्जांपल्स। माओ इनहिबिटर्स ए जो होते हैं उसमें जो मेटाबॉलिज्म होती है सेरोटोनिन की और नॉरएपिनेफ्रिन की, उसको इनहिबिट करते हैं वो और अपना एक्शन शो करते हैं। जनरली डिप्रेशन के केस में हम लोग इनका प्रयोग करते हैं और
ये जो है हमारे गट और लीवर्स में जनरली पाए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल में ड्रग का आप ले सकते हैं मोकलाबेनाइड का, जो कि यहाँ पर यूज होती है। मायोबी में जो है ये मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामीन को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स होती हैं, और यहाँ पर ये पार्किंसंस डिजीज में जनरली हम इनको यूज करते हैं। सेलिगेनाइड जो है आप इसका एग्जाम्पल में ले सकते हो, और जनरली ये ब्रेन में जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटो प्रिंसिपल इन द फार्माकोकाइनेटिक्स। जब प्लेटो का मतलब होता है, प्लेटो प्रिंसिपल का, जब आप किसी ड्रग को लगातार दे रहे हैं सही समय पर, या एक रिपीट डोज उसकी दे रहे हैं तय समय पर, तो आपका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है जो ड्रग का, जब 0 से ऊपर देना शुरू करेंगे, और जब आप लगातार उसको सही समय पर देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो उसका कंसंट्रेशन है बढ़ने के बाद एक स्टेडी स्टेट में चला जाएगा, जो स्टेडी स्टेट आपको दिखाई दे रही है, और जिसकी वजह से जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो रेट है और ड्रग का जो एलिमिनेशन का रेट है वो बराबर हो जाता है, और जो तय मात्रा है वो लगातार बनी रहती है, यानी इसकी बायोमिलिटी हमेशा बड़ी रहती है। दैट इज नोन एज प्लेटो स्टेट इन द फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स एंड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। रेगुलेशन जो होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज है नंबर ऑफ द डिपेंडिंग ऑन द ड्रग एक्सपोजर। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बढ़ते हैं या घटते हैं, उसी को रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर बोलते हैं। अप रेगुलेशन तब बोलते हैं जब नंबर ऑफ रिसेप्टर्स जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है एंटागोनिस्ट का, जब हम लोग लंबे समय तक के यूज करते हैं। और डाउन रेगुलेशन तब होता है जब रिसेप्टर्स के नंबर में कमी आने लगती है ड्यू टू द लंबे समय तक का यूज ऑफ एगोनिस्ट, जब आप लंबे समय तक एगोनिस्ट को यूज करते हैं। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द डोज ऑफ अ ड्रग एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब है हायर डोसेज जो होती हैं वो जनरली एक हायर लेवल तक या मैक्सिमम रिस्पॉन्स तक ग्रेटर बढ़ते हैं, उसके बाद फिर उसका इफेक्ट कम हो जाता है, और जो डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है उसी के द्वारा इस रिलेशनशिप को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं या दिखाते हैं। व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स जो होती हैं वो ब्लॉक करती हैं वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल्स होते हैं नर्व मेम्ब्रेन्स के ऊपर, और जिसकी वजह से जो जनरेशन है और कंडक्शन है नर्व इम्पल्सेस का वो रुक जाता है, और जो टेम्पररी लॉस है सेंसेशन का वो आपको मिलता है। इस प्रकार से लोकल एनेस्थेटिक्स अपना काम करते हैं। नेक्स्ट इज राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विगाबैटिन। विगाबैटिन जो होती है वो एक रिवर्सिबली इनहिबिट करती है गाबा ट्रांसएमिनेज एंजाइम को, जो कि इंक्रीज करता है लेवल ऑफ गाबा इन द ब्रेन, और इंक्रीज जो गाबा होता है वो प्रोड्यूस करता है एंटी कन्वेंसेंट एक्शन और हेल्प करता है सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय को ट्रांसमिशन। को ट्रांसमिशन जो है वो एक फिनोमिना है जिसमें हम लोग न्यूरॉन का जो रिलीज होता है वो मोर देन वन न्यूरोट्रांसमीटर होता है साइमल्टेनियसली एक के साथ एक, जिसकी वजह से जो सेम नर्व एंडिंग्स होती हैं वो कंबाइन इफेक्ट करती हैं टारगेट सेल्स के ऊपर, इसी को बोलते हैं को ट्रांसमिशन। तो ये देखिए शॉर्ट में कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी और भी शॉर्ट में क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो हमने थोड़ी देर पहले कल जो है वो अपलोड किया था, उसको आप जरूर देखिए क्योंकि उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और उसमें उस क्वेश्चन से 5 नंबर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो उनको भी आप तैयार करने में आसानी होगी। सभी क्वेश्चन जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं उसका वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ लोगों ने इसको देख लिया, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको वो अभी जाकर के वहां से देख लेंगे। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में जो होते हैं हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कोई भी 2 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आ रहा है उसको आपको सॉल्व करना होता है, एक क्वेश्चन जो नहीं आ रहा अच्छे से उसको आप छोड़ सकते हैं। सही आंसर के लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, टोटल 20 मार्क्स का ये हमारा सेक्शन होता है। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या है वो आपको बताना है। एंड एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इन डिटेल। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है क्लिनिकल ट्रायल वाला। नेक्स्ट इज क्लासिफाई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स एंड डिस्कस फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस ऑफ एट्रोपिन। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे और लगा के क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट इज राइट द क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। देखिए एंटी इपिलेप्टिक ड्रग के ऊपर जो है प्रश्न बार बार कई बार पूछा गया है, तो इसको आप जरूर अच्छे से तैयार करें क्योंकि ये लगभग हर साल ही पूछा जाता है। एंड डिस्कस सिंपैथोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। सिंपैथो एंड पैरासिम्पैथो दोनों में से कोई एक जो है वो कई बार पूछे जा रहे हैं, लगभग लगातार ही पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, आप इनको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज डिफाइन पार्किंसोनियम। क्लासिफाई एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स विथ एग्जांपल एंड व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। डिस्कस द वेरियस मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन के जो वेरियस मैकेनिज्म है उसको आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जहां पर जनरली हमें 7 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 7 में से कोई भी 5 जो आपको अच्छे से आ रहा है उसको सॉल्व करना होता है। टोटल 35 मार्क्स का ये हमारा सेक्शन होता है और हर सही आंसर के लिए हमें 7 मार्क्स मिलते हैं। अब इसमें जो प्रश्न है ये प्रश्न ऊपर या नीचे या किसी और सेक्शन में जा सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, तो इसीलिए इनको अच्छे से तैयार करिए। इसमें पहला प्रश्न है एक्सप्लेन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन डिटेल, यानी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पूछ रहा है, जो ओरल है आपका पेरेंट्रल है या जो भी रूट से आप ड्रग देते हैं
उन सभी के ऊपर प्रश्न आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपेयर ओरल एंड पेरेंटल रूट्स और डिस्कस डिफरेंट फैक्टर्स मॉडिफाइंग अ ड्रग एक्शन। ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि AKTU में बहुत बार पूछा गया है, कई बार रिपीटेड है। तो जो ड्रग एक्शन को जो मॉडिफाई करने वाले फैक्टर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इज क्लासिफाई सेडेटिव हिप्नोटिक्स विद एग्जांपल, explain the mechanism of action, adverse effect and uses of benzodiazepine. Next is discuss myasthenia gravis and its treatment or classify opioid analgesis, discuss pharmacology of morphine. Next question is declassify peripherally acting skeletal muscle relaxant, write a note on pharmacology of lidocaine or write the mechanism of action and uses of peripheral decarboxylase inhibitors. Next is describe neurohormonal transmission in autonomic nervous system or discuss different pharmacological actions of acetylcholine in detail. ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट इज डिफाइन रिसेप्टर्स, डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स आते हैं। क्लासिफाई रिसेप्टर्स एंड डिस्कस अबाउट सिग्नल ट्रांजेक्शन, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एंड कई बार नाम से भी पूछा गया है। जैसे मैं जोड़ दे रहा हूं, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स एंड जी प्रोटीन coupled receptors. Next is last question, what is biotransformation, describe the significance on plasma protein binding or give a note on antipsychotics or antidepressant. तो एंटीसाइकोटिक और एंटीडिप्रेसेंट दोनों में से कोई एक कई बार पूछा है, तो जरूर अच्छे से तैयार करें इन सभी प्रश्नों को और इनमें से कुछ प्रश्न आपको पेपर में मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा। कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कितने % क्वेश्चन आएंगे। ये इसलिए नहीं है कि आपको यहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, ये इसलिए है कि आपको जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है उनको आप अच्छे से जरूर तैयार करें। इन पर बेस्ड दूसरे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे किसी क्लास का ड्रग आप पढ़ रहे हो एंटीसाइकोटिक और उसके किसी एक एग्जाम्पल के ऊपर आपके प्रश्न आ रहे हैं अगर, तो आप उसको लिखिए। बेंजोडाइजापीन अगर मैं बोल रहा हूँ तो बेंजोडाइजापीन पे जो भी आप एग्जाम्पल में ड्रग्स देख रहे हैं उन ड्रग्स के ऊपर अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है, उनका यूज देखने के लिए आता है, तो आप उनको आंसर कर ले। इसीलिए मैंने कहा डिटेल में इनके आंसर जरूर पढ़िए और जितने मार्क्स के वो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको फिर उस हिसाब से सॉल्व कीजिए। तो ये एक तरीके से मेगा क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चंस आराम से बन सकते हैं। आशा करता हूं आपका पेपर अच्छे से हो। आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको लगातार मिलते रहे। और एक खास बात यह है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन सारे बना रखे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। और आपके कोई कमेंट होंगे, आपके कोई प्रश्न होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे हम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।